फैमिली ऑफ सोल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। ये देखा था कौन से सोल्ट एसिडिक होते हैं, कौन से सोल्ट बेसिक होते हैं और न्यूट्रल कौन से होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो दो चार रह गए थे वो इसी में डिस्कस कर लेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 जो हमारा क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी कैसा होता है हमारा बेसिक होता है। ठीक है, तो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे कि किस सोल्ट का क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यूजेस क्या है उसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो ये तीन चार चीज़ें आपको हर एक सोल्ट के बारे में पता होनी चाहिए। उसका कॉमन नेम, केमिकल नेम, फॉर्मूला, उसकी प्रिपरेशंस और उसके यूजेस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का आता है जनरली CBSE में। तो लेट्स स्टार्ट। सोडियम क्लोराइड से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। ओके, सो सोल्ट विच इज फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इट इज नोन एज द सोडियम क्लोराइड। हमने देखा था पिछली बार, यानी कि पिछले वाले इसमें वीडियो में क्या था कि व्हेन NaOH जो कैसा बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो भी कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब बैठ जाएंगे तो कैसा आपका सोल्ट बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। तो NaCl का कॉमन नेम क्या है वो आपको पता था मैंने, दैट इज नोन एज द टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट। ठीक है, या कॉमन सोल्ट भी बोल देते हैं इसको। फिर से वही कहना का कॉमन सोल्ट, क्योंकि इसमें आप खाने में यूज करते हो, फूड में। सो इट इज यूज इन फूड, इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, बता दिया मैंने आपको न्यूट्रल सॉल्ट होता है। pH कितना होगा इसका, 7 होगा। ठीक है, सो सी वाटर जो सबसे बड़ा सोर्स होता है बहुत सारे सोल्ट्स का। सी के वाटर में सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितने भी सोल्युबल साल्ट होते हैं वो जनरली सी वाटर में लाई करते हैं। सो सी वाटर हैज मेनी सोल्ट्स डिजोल्ड इन इट। सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्ट्स इन सी वाटर। यानी कि जो सी वाटर होते हैं उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट्स होते हैं उनमें से हम कॉमन सोल्ट को NaCl को सेपरेट आउट कर लेते हैं। देखो टेक्निक, सेपरेशन की टेक्निक है इवेपोरेशन से, और उसको प्योरिफिकेशन की टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन। 9th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ी थी इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन से। सो हाउ वी सेपरेट आउट द सोल्ट फ्रॉम द वेरियस सोल्ट्स इन सी वाटर, टेक्निक नेम इज द इवेपोरेशन, एंड हाउ विल वी प्योरीफाई द सोल्ट, दैट इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ वहां पर 9th क्लास में पढ़ा भी था। सो डिपोजिट्स ऑफ द सॉलिड सोल्ट्स आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स के जो हिस्से हैं जहाँ जहाँ पर सी एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें सोल्ट्स मिलते हैं। द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ द डिपोजिटेड आर ऑफन ब्राउन कलर्ड। जो आपके लार्ज बड़े बड़े वहाँ पर हीप्स जो होते हैं, डिपोजिट होते हैं, रॉक्स की फॉर्म में भी होते हैं कई सारे, तो वो उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये फिर से होगा, दैट इज द ब्राउन कलर्ड। ब्राउन कलर की होते हैं तो these are brown color due to the presence of some impurities in them. This is known as the rock salt. जो पूरा सी डिपोजिट, डिफरेंट डिफरेंट साल्ट जो डिपोजिट होते हैं उसको बोलते हैं रॉक साल्ट। सो बेड्स ऑफ द रॉक साल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बेगोन्स एजिज ड्राइड अप। सीज ऑफ बेगोन एजिज, बेगोन एजिज का मतलब है बहुत ही लंबे समय से जब सी वाटर जो ड्राइड अप हो जाता है वो इवेपोरेशन से उड़ जाता है तो वहां पर क्या बच जाएगा, हमारा सोल्ट बच जाएगा डिफरेंट डिफरेंट। तो दैट इज नोन एज द रॉक साल्ट, एंड रॉक साल्ट इज माइंड लाइक द कोल। जैसे कोल की माइनिंग होती है वैसे ही रॉक साल्ट की भी क्या होती है, माइनिंग। ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड का हमारी जो स्ट्रगल थी फ्रीडम, आपका जो आपकी फ्रीडम फाइटिंग में भी उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। फ्रॉम द टाइम ऑफ महात्मा गांधी, दांडी यात्रा सुनी होगी हमने, दांडी मार्च सुना होगा आपने। सोडियम क्लोराइड इज एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो अंग्रेजों ने इंडियंस के लिए नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी हमारे देश में, तो महात्मा गांधी जी ने उनका विरोध किया था, दांडी से यात्रा शुरू की थी, उन्होंने खुद नमक बनाकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है,
तो यूजेज ऑफ द कॉमन सोल्ट, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉमन सोल्ट? इट इज यूज एज द टेबल सोल्ट, जैसे बताया था खाने में यूज करते हैं हम इसको, इसलिए इसको टेबल सोल्ट बोलते हैं, कॉमन सोल्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आपका ये फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि जो बहुत सारे अभी दिखाऊंगा क्या क्या सोडियम क्लोराइड से बना सकते हैं हम। तो वेरी नंबर ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स आर फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड्स, उनमें से कुछ है हमारे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट जो वॉशिंग सोडा था, ये बेकिंग सोडा हमारा, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर क्या बताया था, CaOCl2। तो हाइड्रोजन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके अलावा क्लोरीन गैस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वेरियस अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बरीन पढ़ना है। सबसे पहले तो बरीन क्या होता है, जब एक्वस सोल्यूशन लेते हैं हम NaCl का, यानी कि पानी में NaCl डाल देंगे तो वो कहलाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज द बरीन। एक नंबर में CBSE ने क्वेश्चन पूछा था एक बार कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरीन। बरीन का मतलब होता है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। So when electricity is passed through this barine, that is when electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, it will decompose to form the sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas। याद करो चैप्टर नंबर 1 उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था आपको, या 9th 8th क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था कि जब एक्वस NaCl यानी कि पानी में NaCl डाल के उसमें से बीकर में डाल के 2 इलेक्ट्रोड डुबोकर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होता है, देखो मानो लेट्स सपोज हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, इसमें ले लिया हमने, क्या ले लिया, बरीन। बरीन मतलब एक्वस सोडियम क्लोराइड, ये ले लिया हमने, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड डिपॉजिट कर दी इसमें, ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड हो गए इसमें। इलेक्ट्रोड मीन्स रोड, ग्रेफाइट के ले सकते हो या फिर प्लेटिनम की तो महंगी हो जाएगी, तो हमारे बजट से बाहर है, ठीक है, गरीब आदमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैटरी लगा दी, ठीक है, ये बैटरी लगा दी, इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है। तो प्लस वाली क्या कहलाती है आपकी एनोड, और माइनस वाली क्या कहलाती है आपकी कैथोड। यानी कि जो बैटरी के माइनस वाले हिस्से से जुड़ी है दैट इज द कैथोड, एंड जो प्लस वाले हिस्से से जुड़ी है वो क्या हो जाएगी, हमारी एनोड कहलाएगी, ठीक है। रोड डुबो दी इसमें। अब क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही NaCl डिकम्पोज हो गया, यानी कि NaCl एक्वस सोल्यूशन लिया है तो वो डिकम्पोज हो गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, वाटर भी डिकम्पोज हो गया H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव वाले भागते हैं, तो पॉजिटिव वाले कौन है यहाँ पर, एक तो Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव है, पर जो तेज भागता वही पहुंचता है। ये आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि देखो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, तो नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो देखो Na पॉजिटिव भी भागने की कोशिश करेगा कैथोड पर, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, और H पॉजिटिव भी, लेकिन जीतता कौन है, H पॉजिटिव। सिंस H पॉजिटिव आयंस छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तेज दौड़ेंगे, तो वो हमारे कहाँ पर जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर जाकर देखो H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लेकर किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पर कौन निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर भी 2 हैं भागने वाले, एक Cl नेगेटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर Cl नेगेटिव जीतती है, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव जाकर इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन पहुंच गए भाई कैथोड पर, और क्लोराइड आयन जो H पॉजिटिव आयंस थे, हाइड्राइड आयंस थे, वो कैथोड पर पहुंच गए, हाइड्रोजन गैस बना ली, और क्लोराइड आयन ने क्या बना ली, एनोड पर पहुंचकर क्लोरीन गैस। तो बच गए कौन, तो बच गए हमारे ये 2, कौन से, Na पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, जिनका कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, कहला कि हमारा कुछ हुआ नहीं, हम तो कहीं गए नहीं, ना एनोड पर गए ना कैथोड पर, तो हम ही दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करके क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, नियर कैथोड, NaOH। तो ये क्या था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो क्या कहा था मैंने, एक सोल्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, उस एक सोल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस ने कितने प्रोडक्ट बना दिए फिलहाल, एक तो हाइड्रोजन गैस जनरेट की, एक क्लोरीन गैस जनरेट की, और तीसरा कौन जनरेट किया, कौन प्रोड्यूस किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस इतनी बार पूछा हुआ है, n टाइम्स पूछा हुआ है कि CBSE ने 1 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछता है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ब्रीन सॉल्यूशन का, उसमें
क्लोरीन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पर निकलती है, हाइड्रोजन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पर प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है कैथोड पर। अब इसको कोई अपने, वैसे तो देखो मैं नहीं कहूंगा कि रट्टो, ठीक है, वो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, फिर भी याद रखने का तरीका है। देखो कैथोड में एच आता है, तो हाइड्रोजन में भी क्या आता है, एच आता है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होगी, कैथोड पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होता है, ऑटोमेटिकली एनोड पर कौन निकलेगा, क्लोरीन गैस। और NaOH में भी एच आता है, तो वो कहाँ पर होता है, नियर कैथोड। ये कहाँ पर निकलता है, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, नियर कैथोड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो याद रखोगे। सो अब पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज नोन एज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, सीधा सीधा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आपको आंसर करना है क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। एक्चुअली कुछ नहीं है, एक्वस सोल्यूशन ले लिया मैंने NaCl का, जिसको बोलते हैं बरीन, उसमें से बैटरी लगा के रोड डालकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, वो बेचारा डिकम्पोज हो गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हुई, और प्रोड्यूस हुआ NaOH नियर कैथोड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। नो अगेन एक क्वेश्चन आता है, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस ही क्यों बोलते हैं। देखो बड़ा ही आसान सी चीज है, क्या, क्लोर फॉर क्लोरीन, ये रही, ठीक है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस ना, एल्कली फॉर NaOH बेस। याद करो वो लम्हा जब एल्कली की डेफिनेशन बताई थी, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। तो इस वजह से क्योंकि इसके प्रोडक्ट एक क्लोरीन बन रही है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको क्लोर एल्कली process. So this process is known as the chlor-alkali process because of the formed product, chlor for the chlorine and alkali for the NaOH. समझे। सो पूरी इक्वेशन क्या होगी, इसकी प्रोसीजर मैंने पूरा बता दिया, आपको फोटो भी बना के दिखा दी। इक्वेशन क्या होगी, सिंपल सी, 2NaCl plus 2 water molecule, that is the aqueous solution, it will result in the formation of 2 sodium hydroxide and chlorine and hydrogen। तो ये कहाँ मिला था, कैथोड के पास, ये कहाँ मिली थी, एनोड के पास, ये कहाँ मिला था, कैथोड के पास, H। ठीक है। तो फिर अब आती है कि जो NaOH है, अब NaOH तो बेस है ना, जो NaOH प्रोड्यूस हुआ है उसके क्या यूज है, इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, अच्छा इसमें क्वेश्चन आजकल वो जो CBSE वाला है, मैं कहता हूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है। पहले तो सीधे साधे क्वेश्चन पूछ लेते थे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, ये बता दे वो बता दे, लेकिन आजकल थोड़ा सा अच्छे से, मतलब आपको ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन पूछता आपसे से। कैसे, आजकल वो पूछता है कि एक प्रोडक्ट है जिसको एज ए डीग्रीजिंग मेटल्स यूज करते हैं, और वो सोप्स या डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, ठीक है, और वो क्लोर एल्कली प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोडक्ट का नाम बता दो। तो नाम क्या होगा उसका, NaOH है। या भी मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूरा पन्ना पेज जो है आपका पढ़ लो, ठीक है। तो NaOH क्या है, इट इज यूज फॉर द डीग्रीजिंग मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स वगैरह है उसमें से ग्रीस वगैरह यूज करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, डीग्रीजिंग। इट इज यूज टू प्रिपेयर द सोप एंड डिटर्जेंट। चैप्टर 4 में, यानी कि अभी जो हमारा कार्बन वाला चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोप देखेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोप में क्यों यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डिटर्जेंट बनाने में भी यूज होता है, अभी देखेंगे, ठीक है। इन पेपर मेकिंग, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए होता है। तो याद रखना आपको, डीग्रीजिंग, प्रिपेयरिंग सोप एंड डिटर्जेंट एंड मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब एक प्रोडक्ट हमारा कौन सा था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी कैथोड पर। सो कैथोड पर कौन यूज, जो निकला है उसका यूज क्या होता है, इट इज यूज एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। तो रॉकेट्स लॉन्च की जाती हैं, उसमें एज ए फ्यूल यूज होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बर्न करता है, एकदम बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से देखो, जब भी कोई रॉकेट छूटती है तो उसको किसके खिलाफ लड़ना पड़ता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। अगर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी तभी वो लॉन्च हो सकती है, तभी वो अर्थ को छोड़कर जा सकती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर जा सकती है। तो ऐसे में तो ओबियसली क्या लगेगा, बहुत सारा फ्यूल लगता है, तो रॉकेट्स में फ्यूल चली होता है। मार्जारीन का मतलब होता है जो आपके, आप ऑयल लेकर, एक तो नेचुरल ऑयल होते हैं आपके, जैसे सरसों का तेल हो गया, फिर एडिबल वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए हमारे, जैसे सनफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। एक आप लेकर आते हो वनस्पति घी, बड़े चाव से खाते हो, डाल्डा बोलते हैं जिसको। तो वेजिटेबल एडिबल ऑयल्स को
वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे डिटेल। इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो अमोनिया आपने इक्वेशन बताई थी मैंने, क्या होता है N2 + 3H2 क्या बनती है 2 अमोनिया। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है हाइड्रोजन का। और अमोनिया का आगे का यूज कहाँ यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में। आपने DAP सुना होगा, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, या DPP, बहुत सारी चीजें सुनी होगी। तो लास्ट हमारा यूजेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो पानी की सप्लाई आती है या फिर स्विमिंग पूल होते हैं, जितने भी वाटर के सोर्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह ना प्रोड्यूस हो, ना उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो और पानी को खराब नहीं कर पाए, तो उनको टू किल द बैक्टीरिया वी यूज क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होते हैं ऐसे केमिकल विच किल्स द जर्म्स। सो इट इज यूज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट इन स्विमिंग पूल्स एंड वाटर सप्लाई। अगेन second use, it is used for the preparation of PVC. What is the PVC? It is the polyvinyl chloride. ये क्या होता है भाई, ये एक तरह का क्या होता है प्लास्टिक होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसकी बनी होती हैं, बोटल्स होते हैं। आप प्लास्टिक की चीजें देखना, आपको घर में अपने घर में ढूंढना, प्लास्टिक की चीजों पर इधर उधर लिखा देखना PVC पक्का लिखा मिलेगा। और अगर जल्दी ढूंढना है तो आप ढूंढना पाइप्स। पाइप्स मतलब जो आपकी घरों में पानी वाली जो फिटिंग होती है ना, उसमें पाइप ढूंढ लेना, उस पर लिखेगा PVC, पोलीविनाइल क्लोराइड, ए काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। इट इज यूज टू मेक डिसइंफेक्टेंट, सॉरी, इट इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं भी बताया था। डिसइंफेक्टेंट होती हैं केमिकल्स विच किल्स जर्म्स, ठीक है ना, उनको ज्यादा जर्म्स को प्रोड्यूस होने से बचाए, तो ना होता है डिसइंफेक्टेंट। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ CFC। CFC क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नए नए नाम सुनोगे, नई नई चीज़ें सीखा करो। और अपने आसपास देखो, पढ़ना ये नहीं कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके मन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप साइंस के बच्चे हो तो चीज़ों को आप देखो तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर खोला, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, AC में यूज़ होता है, कूलिंग एजेंट होता है ये, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ इसमें CFC यूज़ होता है, ठीक है। पाइप देख लिया, आपको पता होना चाहिए पोलीविनाइल क्लोराइड होता है। बोतल देख ली, PET होती है, ठीक है। बेकेलाइट देख लिया, स्विच बोर्ड में यूज होता है, ठीक है ना। क्लोरीन देख लिया, आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है प्योरीफाई करते हैं उसको, मतलब उसको जर्म्स वगैरह किल करते हैं, उसमें क्या होता है आपका क्लोरीन गैस होती है। नमक खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या सोडियम क्लोराइड है, इसका कोई सोल्यूशन बरीन सोल्यूशन कहलाता है। बैटरी देख लिया अपने घर में इन्वर्टर वाली, इसमें पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मम्मी पकोड़े बना रही है या फिर कुछ और बना रही है, बोले चटोरे बना रही है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा डाल रही है, जो क्या होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHC होता है, इसका फार्मूला होता है। कपड़े धो रहे हो, कपड़े धोने के लिए दे दिए मम्मी ने, तो दुखी ना होकर उसमें सोचना चाहिए कि इसमें क्या केमिस्ट्री जो रही है, उसमें क्या है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। अपने चारों तरफ देखो, ठीक है। पापा को एसिडिटी हो गई तो उसको क्या देते हो, एंटासिड देते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हो उसको, ठीक है ना, जो बेसिक होते हैं नेचर में, इनो लेकर आते हो आपको। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, केमिस्ट्री हर जगह है, तो बस उसको आपको फील करना है, सोचना है उसको, ठीक है। तो CFC क्या बता रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक कूलिंग एजेंट होता है, AC और रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। इसके अलावा फिरोन्स जो आप वो लेकर आते हो, जो स्प्रे वगैरह लेकर आते हो, उसमें भी यूज होता है, लेकिन ये हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। ओजोन डिप्लेशन होता है इससे, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन का पता होगा ना, ओजोन क्या होती है आपकी, ओजोन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बनी हुई है, ओजोन की लेयर बनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है O3, जो हार्मफुल UV रेडिएशंस को सन से, UV रेडिएशन से आने से बचाती है, ठीक है। अब UV रेडिएशंस आ गए तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आंखों को, और जो स्किन में जो आपकी कॉर्निया होती है उसको ज़्यादा बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो ड्यू टू पोल्यूशन, लगातार पोल्यूशन की वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रही है, ओजोन में होल हो रहा है, तो बहुत सारे बीमारियां जो हैं फैलने का खतरा रहता है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड, पेस्ट मीन्स पेस्ट, जैसे बहुत सारे आप मम्मी पापा जो भी है, बहुत सारे के फार्मर है, मुझे पता है, तो खेत में जो भी फसल है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, या मेन क्रॉप के साथ बहुत सारे क्या होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वीड्स होती हैं। तो पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसमें जनरली क्लोरीन का होता है। एक फेमस हमारा क्लोरीन कंटेनिंग एजेंट होता है DDT, ठीक है, अभी फिलहाल बैन है।
मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गया था मच्छरों की वजह से, तो डीडीटी जब इन्वेंट हुआ था तो बहुत हेल्प की थी इसने। अभी भी कुछ कंट्रीज में यूज किया था, लेकिन इंडिया में बैन है डीडीटी। यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों पढ़ रहे हैं हम? अभी देखो, बरीन सॉल्यूशन जो था उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या मिला था? H2 गैस एट कैथोड, Cl2 गैस एट एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट नियर कैथोड। तो जो H2 गैस रिलीज हुई थी एंड क्लोरीन गैस जो रिलीज हुई थी वो मिलकर क्या बना सकती हैं? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी उसी से बन के आ गया। तो एक यूज होता है, इट इज यूज फॉर ए क्लीनिंग स्टील जो है उसको क्लीनिंग करने के लिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं इससे। कैसे? अमोनिया में अगर क्या डाल देंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक आपका सोल्ट है, ठीक है ना। इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। अच्छा, आप आजकल आपने दवाई का नाम सुना होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो जो जनरली मलेरिया की दवाई होती है, जो भारत ने बहुत सारे देशों में भेजी है, तो उसमें भी क्लोरीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटी मलेरियल होती है वो। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, लेकिन एक्चुअल जो कंपोजिशन होती है वो बहुत ही थोड़ी सी ट्रिकी होती है, और बस 10th क्लास में नहीं पढ़ते, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। बट आपको याद रखना है, ब्लीचिंग जो पाउडर उसका फॉर्मूला क्या था? CaCl2। नाम क्या होता है इसका? नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट टू ब्लीच। ब्लीच का मतलब होता है जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनमें उनको कलरलेस बनाना। जैसे वुड पल्प होती है हमारी, वुड पल्प का मतलब होता है जो पेड़ों की छाल होती है। मान लो इससे पेपर बनाना है, पेपर वॉबिल को देखो, पेपर व्हाइट कलर का है, ठीक है ना, तो पेपर को पेपर को व्हाइट बना तो वुड पल्प का जो कलर हो वो रिमूव करना पड़ेगा। या जूट जो होती है, कॉटन होती है, तो वो पीली पड़ जाती हैं, तो उनसे जब कपड़े बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ब्लीच करते हैं हम। या और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। जब रद्दी वाला पेपर लेकर जाता है, मान लो ये पेपर है, अगर मैं रद्दी में देकर आया तो इस पर तो इंक है, इससे भी पेपर बनाया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इस पर जो इंक प्रेजेंट है तो उससे उसको हम ब्लीच कर सकते हैं, यानी कि वी कैन रिमूव द कलर, वी कैन डीकलराइज विद द हेल्प ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पहले क्लोरीन का यूज करते थे। वैसे इसी का यूज होता है, इसी से जो एक्चुअल क्लोरीन रिलीज होती है और क्लोरीन के एक्शन की वजह से ब्लीचिंग होती है। हालांकि आज कल क्लोरीन फ्री जो पेपर आते हैं जिनकी ब्लीचिंग क्लोरीन फ्री होती है, क्योंकि क्लोरीन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। तो आप कॉपी पर देखना मेंशन क्या होता है, क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग, यानी कि आपकी जो इको फ्रेंडली ब्लीचिंग होती है वो। ओजोन यूज करते हैं और भी कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सो क्लोरीन गैस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन यूज करते हैं? हम क्लोरीन गैस। कैसे यूज करते हैं उसको? एक्शन ऑफ द क्लोरीन गैस ऑन द ड्राई स्लैक्ड लाइम। एक बार यही क्वेश्चन पूछा था कि ड्राई स्लैक्ड लाइम या जो मोइस्ट स्लैक्ड लाइम से इसको यूज करते हैं, तो आंसर है ड्राई स्लैक्ड लाइम से। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? CaOH ट्वाइस, ये क्या हमारा स्लैक्ड लाइम, क्या बोलते हैं इसको? केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इस पर किसका एक्शन करवाया जाता है? क्लोरीन गैस का। इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CaOCl2 एंड वाटर मॉलिक्यूल भाग जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर के? इट इज, जैसा कि इसका नाम मैंने बताया था, नाम इंडिकेट करता है, एज इट्स नेम इंडिकेट दैट इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पजेज। ब्लीचिंग पर्पजेज के लिए यूज करते हैं इसको। मीन्स इट इज यूज फॉर डीकलराइजिंग द मटेरियल्स। इट यूज फॉर द ब्लीचिंग द कॉटन, जो कॉटन होती है, कपास होती है, उसको ब्लीच करने के लिए। लिनन धागा होता है, उसको ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूछ ले आपसे, स्पेशली मेंशन कर दे, स्पेसिफाई कर दे एग्जाम में 1 मार्क्स में कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आप क्या लिखोगे? ब्लीचिंग पाउडर is used in textile industry to bleach the cotton and linen. It is also used to bleach the wood pulp. ये पेपर इंडस्ट्री में होता है, जैसे मैंने बताया था, पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों की वुड जो छाल होती है उससे पेपर बनते हैं, तो इसलिए हमें कम से कम जो पेपर है वेस्ट करना चाहिए ताकि पेड़ बचे रहे हमारे। So it is used to bleach the wood pulp in the paper factories and also used for the bleaching the washed clothes in laundry. जो आपकी
कपड़े होते हैं, अगर वो वाइट कलर के कपड़ों पर कोई दाग लग जाए या फिर कोई वो पीले पड़ जाए समहाउ, तो वहाँ उनको फिर से डीकलराइज किया जा सकता है, स्टेन्स रिमूव किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू किल द जर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो क्लोरीन है उसको यूज करते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्लोरीन कहाँ से मिलती है, यहीं से मिलती है CaOCl2। ठीक है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जर्म्स को किल करने के लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट विच यूज फॉर टू किल द जर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर। इट ऑल्सो यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था CaOCl2, इसी को आंसर टिक करके भाग कर आना था। सो इट इज यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हो बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू देम्स। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, विच इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द क्रिस्पी डिशेस। तो बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या छोटा में निपटा सकते हो क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। So it is the most common salt that we use to prepare the tasty crispy pakoras, breads, chole bhature, etc. cakes. So it is added for क्यों ऐड करते हैं, एक तो फास्टर कुकिंग के लिए ऐड करते हैं कि जल्दी से बन जाए। ठीक है, दूसरा जो भी बना रहे हैं हम, केक वगैरह बना रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, वट एवर जो ब्रेड बना रहे हैं, वो फ्लफी ना हो, हार्ड मास की तरह ना दिखते हो, बिल्कुल कठोर ना हो, सख्त नहीं हो, तो उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए वी ऐड बेकिंग सोडा, ज्यादा नहीं डालना। ठीक है, सो ये इसकी नेचर कैसी होती है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक होता है। देखो, एक तो होता है स्ट्रोंग बेस, जैसा NaOH था वो तो स्ट्रोंग बेस है, लेकिन एक ऐसा माइल्ड बेस यानी कि बिल्कुल फीबल सा, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कमजोर सा। सो नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है जिसका pH कितना होता है, 9 के आसपास होता है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सोलवे प्रोसेस। अभी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ बेकिंग सोडा और आगे जो वॉशिंग सोडा भी आएगा, इन दोनों को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दोनों का आंसर है सोलवे प्रोसेस से इनको प्रिपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप 1 होता है, आप क्या लेते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या डालते हो आप, उसमें अमोनिया डालते हो। ठीक है, उसमें और क्या डालते हो, वाटर डालते हो एंड CO2। 4 चीजें डाली हैं, क्या क्या, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 4 चीजें मिक्स कर दें। ठीक है, अब इनको मिक्स करने से एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट होता है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, साइड प्रोडक्ट। मेन में क्या चाहिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सो सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टेप 1 में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप 2 और स्टेप 3 बताऊंगा, वो वॉशिंग सोडा के लिए की प्रिपरेशन के लिए होते हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा क्या है, इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग इट इज यूज फॉर बेकिंग पर्पजेज, जो भी जितने भी बेकिंग पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए। ठीक है, इट मेक द ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो ब्रेड और केक होते हैं सॉफ्ट और स्पंजी, जो पेस्ट्री वगैरह खाते हो आप। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या डिफरेंस होगा, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो, बेकिंग सोडा अगर कोई बोले तो सिंपल बेकिंग सोडा हमारा क्या है, NaHCO3 अकेला पाउडर है, तो ये क्या है हमारा बेकिंग सोडा है। अच्छा, इसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि सोलिबिलिटी, पानी में सोलिबिलिटी कैसे होती है, इसको बोलोगे स्प्रिंगली सोलिबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल, इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है, तो स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में ये। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, मैं क्या बता रहा था, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। अगर कोई पूछ ले बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडे का मतलब होता है सिंपल जो पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें और कुछ नहीं मिक्स होता। लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो होता ही है, साथ में कुछ एडिबल, माइल्ड एडिबल एसिड होते हैं। माइल्ड जैसे मैं बताया था, फीबल से, कमजोर से, एडिबल क्या होते हैं, खाने योग्य एसिड। ठीक है, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो खा सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड होता है प्रेजेंट, नींबू में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना,
टामारिंड में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है टमाटो में, वो एसिड तो आप खाते ही हो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को मत खा लेना। सो क्या बता रहा था, मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड इज नोन एज द बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा में ये एसिड क्यों मिलाते हैं, उसका आंसर अभी मिल जाएगा। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स विद वाटर देन दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो अब ये क्वेश्चन भी जो मैं बताने जा रहा हूं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया हुआ था, उसमें क्या लिखा था कि जो बेकिंग सोडा है उसको हम ब्रेड, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए यूज करते हैं, ये उसने बताया था। उसने पूछा था कि इसका ये काम कैसे करता है, कि इसका एक्शन कैसे होगा, तो उसको हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करके लिखना था। तो सबसे पहले है हमारा, अगर मैं इसको गर्म करता हूं NaHCO3, ठीक है, इसको क्या करता हूं, हीट है। ऑब्वियसली अगर इसको खाने में मिलाएंगे तो जब खाना हीट होगा तो वे भी प्रेजेंट होगा। सो इट विल डिकम्पोज इनटू Na2CO3 प्लस वाटर, और इसमें से गैस निकलती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब ये गैस निकलती है तो गैस निकलने के साथ साथ केक कैसा हो जाएगा आपका, सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। तो इट विल, दिस गैस विल मेक द केक, पेस्ट्री और योर ब्रेड स्पंजी एंड सॉफ्ट। तो राज गैस का CO2। एक तो इक्वेशन ये लिखनी होती है, ठीक है, ये हीट करके। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपेन व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है ना, तो तब भी ये इक्वेशन लगनी है। तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, ये Na2CO3 है और CO2 बनेगी। दूसरा अभी जो बताया था मैंने, बेकिंग सोडा में क्या मिलाया जाता है, एडिबल एसिड। एसिड क्या देते हैं बताओ, H+ देते हैं। तो H+ कोई भी एसिड ले लिया, H+ देगा, इनमें से कोई एसिड ले रहा, टार्ट्रिक, सिट्रिक एसिड में से कोई भी ले लिया हमने, ठीक है ना। तो NaHCO3 एसिड का H+ और बेस का एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो उससे हमें लेना देना। बेसिकली आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, जो आपके मेटल कार्बोनेट है और मेटल बाइकार्बोनेट। तो आपने पढ़ा था कि कोई भी जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, या जो कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अगेन यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और साथ में क्या होगा, एक सॉल्ट होगा, और पानी तो फ्री में आता है यहाँ पर। तो दिस CO2 गैस अगेन विच इज लाइब्रेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द सोडियम बाइकार्बोनेट रिजल्ट, क्या किस में रिजल्ट कर देगी, क्या रिजल्ट होगा इसका, इट विल मेक द केक, ब्रेड और पेस्ट्री स्पंजी एंड सॉफ्ट, ठीक है। सो इट इज यूज, क्या क्या यूज है इसके, बेकिंग में तो यूज करते हैं, पढ़े रहे हैं वो, एंटा एसिड के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी वी कैन गिव सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी है तो उसको हम एंटा एसिड दे सकते हैं, ठीक है ना। बीइंग एल्कलाइन, एल्कलाइन क्या होता है, बेसिक है। बीइंग एल्कलाइन इट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। इट इज यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, अग्निशमन यंत्र, जो आग बुझाने वाली चीजें होती है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें सोडा एसिड, इनके सोडा ये वाला और एसिड होता है। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या निकलती है वहां से, CO2। और ये CO2 गैस किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट पर डालोगे तो इट विल फॉर्म ए लेयर, उसके चारों तरफ लेयर बना लेगी बर्निंग ऑब्जेक्ट के। सिंस CO2 गैस कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है तो इट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो वो बर्निंग जो ऑब्जेक्ट है वो जलना बंद हो जाएगा। इट इज यूज टू प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा ऐसे बनाते हैं। अच्छा एक यूज और जो यहाँ पर नहीं लिखा है क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर कोई एंट वगैरह काट ले तो एंट क्या इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, या फिर जो हनी बी काट ले तो वो क्या इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड। तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो इस सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी कि बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग सोडा लगा लो इमीडिएटली, तो उसका जो आपका जो स्वेलिंग वगैरह है, पेन है, वो कम होगा। तो ये है कि हाउ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स, कैसे काम करते हैं। तो बड़ा सा सिंपल से डायग्रामेटिकली दिखाया गया यहाँ पर। सिंपल सी अरेंजमेंट है, क्या है, मान लो आपके पास एक डब्बा है, बिकर है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वाश बोतल। उसमें नीचे लिया हुआ आपने सोडियम बाइकार्बोनेट है, और एक और छोटी सी बोतल होती है, उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये धागे से बंधी होती है। तो मान लो कहीं पर आग लगी तो आपने क्या खींचना है, धागे को खींच दो। धागे को खींचते ही ये जो बोतल है ये वाली टूट जाएगी। टूट जाने पर ये सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलन हो जाएगा। किसका मिलन हो जाएगा, NaHCO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। याद करो
क्या बताया था, कोई एसिड किसी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, Na2SO4, दो ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और क्या रिमूव होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओ बड़ा लिखना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो एक पाइप लगी हुई है, पाइप में जाकर यहाँ से निकलेगी, तो ये क्या है, CO2 गैस। तो जैसे ही CO2 गैस को बर्निंग ऑब्जेक्ट पर आप छिड़कोगे, ठीक है, तो दिस CO2 गैस फॉर्म ए लेयर किसके चारों तरफ, बर्निंग ऑब्जेक्ट की, सो इट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो क्या हो जाएगा, फायर विल बी एक्सटिंग्विश। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी। तो इसमें क्या है, वॉशिंग सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, 10 कितने H2O, 10। इनकम्प्लीट नहीं लिखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आपको लिखना है Na2CO3 10H2O। सोडियम, पूरा नाम क्या है इसका, केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, डिका मतलब है 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर, सो सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट पूरा लिखना है। ठीक है, सो वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड एज द स्टार्टिंग मेटल। कोई पूछ ले कि स्टार्टिंग मेटल क्या होता है बता बनाने के लिए, तो क्या लिखेगा, सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या देखा था, NaCl, अमोनिया, ठीक है, वाटर एंड CO2, तो ये सब मिला दिए थे, मिलने के बाद क्या मिला था, NaHCO3 और हमारा क्या था वो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। स्टेप 1 था, याद करो, ये अभी थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा में स्टेप आया था, मैंने कहा था आगे यूज होगा। तो स्टेप 1 में ये बन गया हमारा। स्टेप 2, अब इसको हीट करता हूं, ये वाली इक्वेशन अभी 1 मिनट पहले पढ़ी थी, याद भी होगी आपको, नहीं याद है तो याद कर लेना। हीट करूंगा इसको, सिंबल है हीट, यानी कि हीट किया तो क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2। सो सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2। अभी जस्ट अर्थक्वेक आया था, ठीक है, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब जो सोडियम कार्बोनेट है ये होता है ड्राई सोडियम कार्बोनेट या डिहाइड्रेटेड। अब इसकी क्या करनी पड़ेगी मुझे, इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन से, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O डिकाहाइड्रेट। तो 3 स्टेप्स हैं, अगर आपसे पूछे वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या है, तो तीनों स्टेप्स नेसेसरी हैं, कंपलसरी है बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में sodium chloride, ammonia, water and CO2, they will result in the formation of sodium bicarbonate and ammonium chloride. Ammonium chloride is the byproduct and sodium bicarbonate is the main product. So when sodium bicarbonate is heated in second step, so it will result into the formation of sodium carbonate, water and CO2 gas is also removed, and this sodium carbonate is again recrystallized, that means we add up the water 10 water molecules, so that will result into the formation of Na2CO3 10H2O, which is the sodium carbonate dicahydrate, and this is known as the washing soda. सो यूज क्या है वॉशिंग सोडा की, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करा, वॉशिंग, वॉश करना, तो इट इज यूज फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स। सो वॉशिंग पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग एंड क्लीनिंग एजेंट है हमारा डोमेस्टिक के लिए, घर में जो अभी लॉकडाउन में चल रहा है, आप कपड़े धुला रही होंगी मम्मी, तो आप वॉशिंग सोडा का यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज यूज इन द पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर बनाने के लिए, मीन्स उसमें जो केमिकल्स रिक्वायरमेंट होती है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है और सोप इंडस्ट्री में। तो इसको याद कर सकते हैं, आपने GPS सुना होगा, GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स, ठीक है, फोन में होता है आपका। तो G फॉर ग्लास, P फॉर पेपर एंड S फॉर
सोप, तो जीपीएस याद रखना वॉशिंग सोडा से। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम का कंपाउंड होता है आपका, ये भी पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्री में जनरली यूज होता है, तो बोरेक्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। नाउ अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा कि हार्ड वाटर क्या होता है, लेकिन अभी बता रहा हूं मैं हार्ड वाटर, ध्यान से सुनना। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या फर्क होता है, पहले तो डेफिनेशन। सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है जो पानी में साबुन के साथ लेदर प्रोड्यूस कर ले, झाग प्रोड्यूस कर ले, तो उसको तो बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। लेकिन पानी, आपने खारा पानी सुना होगा, जो टैप वाटर होता है जनरली, मम्मी आपसे कपड़े धुलवा रही है लेकिन पानी थोड़ा सा खराब है, ठीक है, हार्ड वाटर है, आप घिसे जा रहे हो और मम्मी को कंप्लेन भी कर रहे हो, मम्मी इसमें तो जाग ही नहीं निकल रहे, लेदर ही नहीं फॉर्मेशन हो रही, कपड़े ही नहीं साफ हो रहे, तो द वाटर विच डू नॉट प्रोड्यूस्ड एनी लेदर, विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी लेदर विद सोप सॉल्यूशन, दैट वाटर इज नोन एज द हार्ड वाटर। So the hard water is that water which do not produce any leather with the soap, it is known as the hard water। अब हार्ड वाटर दो तरह का होता है, एक तो परमानेंट हार्डनेस और दूसरा होता है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से, हम टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपल बॉयल कर दो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं हम यूजिंग वॉशिंग सोडा। तो एक नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि हार्ड वाटर क्या है, दूसरा बनता है परमानेंट हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे, ऐसे केमिकल का नाम पता, जैसे परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, अच्छा इसमें जो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फर्क क्या होता है केमिकली, ये तो मैंने बता दिया कि परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको तो सिंपल बॉइलिंग से हम रिमूव कर सकते हैं, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज करना पड़ेगा। तो इनमें फर्क क्या है, देखो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोल्युबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं। तो जो कार्बोनेट की वजह से होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो तो होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, लेकिन जो सल्फेट की वजह से और क्लोराइड की वजह से होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, परमानेंट हार्डनेस है। एंड ऑल दीज कैन बी रिमूव्ड बाय द यूजिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है। एंड सेकेंड लास्ट इज द जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, फॉर्मूला बताया था CaSO4 2H2O, तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट और दो के लिए डाई और वाटर के लिए हाइड्रेट, सो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट जिप्सम, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट जो डाईहाइड्रेट होता है इसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द टॉयज, या फिर जो डेकोरेटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब इससे एक चीज और बनती है, वो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो CaSO4 2H2O, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 373 केल्विन सॉरी। तो रिमूव करता हूं, दो वाटर मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर खड़े होते हैं, यानी कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं बेचारे का। तो रह गए कितने, बचे कितने, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको सिर्फ लिख लेना CaSO4 हाफ H2O, दैट इज नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी फॉर हादा, हेमी हाइड्रेट। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 हाफ H2O विच इज नोन एज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इक्वेशन यहाँ लिख रखी है, ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर देखें, ठीक है। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या यूज होता है, इट इज यूज फॉर डॉक्टर्स एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब किसी से पंगा लोगे तो हड्डी पसली एक कर देगा, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, वो यूज करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हाथ पैर टूटे रहते हैं तो वो क्या बनते हैं, POP, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं या उसको कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो
ये वाली इक्वेशन लिखी है, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। क्या लिखा उधर, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इधर लिखा है ना। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ये क्या बन जाएगा, CaSO4 2H2O। तो ये वाली इक्वेशन क्या कहलाती है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड टू सपोर्ट ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन्स। कैसे उसको सेट किया जाता है। तो क्या बन जाएगा ये CaSO4 2H2O, जो कैसा होता है आपका, हार्ड मास होता है। ठीक है ना। So plaster of Paris is a white powder which on mixing with water it will again gain the 3/2 water molecules and changes to gypsum once again, so it will becomes a solid hard mass. It is used for making the toys, खिलौने बनाने के काम होता है, डेकोरेटिंग आइटम बनाने के लिए काम होता है। It is used for matter for the decoration and making the surface smooth बनाने के लिए यूज होता है आपका। तो ये आपका जिप्सम सा लास्ट टॉपिक है, बट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है ये, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। आपने वाशिंग सोडा का फॉर्मूला देखा था, वाशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ थे। ठीक है, वाशिंग सोडा में क्या देखा था, अच्छा एक्टिविटी के लिए जगह छोड़ रखी है मैंने, बता दूंगा वो। वाशिंग सोडे का फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं, चल जा भाई, Na2CO3 10H2O। जिप्सम का फॉर्मूला देखा था अभी, CaSO4 2H2O। और POP का फॉर्मूला देखा था, CaSO4 हाफ H2O। और एक और नाम है, याद रखना इस नाम को, भूलना मत, ब्लू विट्रल। ब्लू विट्रल वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5H2O, ब्लू कलर का होता है। एक इप्सम साल्ट होता है, FeSO4 7H2 इप्सम साल्ट। तो सभी में कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इसके साथ 7 दिख रहे हैं, इसके साथ 10 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, हाफ दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या मीनिंग है, या फिर मैंने कोई साल्ट दे दिया आपको, कैल्शियम कॉपर सल्फेट दे दिया, क्या वो सच में सूखा हुआ है या उसमें पानी है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी करनी है आपको, आप घर में करके देख सकते हो। करना क्या है, आप अपने बड़ों से पूछना कि नीला थोथा चाहिए, उनसे मंगवा लेना नीला थोथा। नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, एक्चुअल में होता है वो CaSO4 5H2। किस कलर का होता है, ब्लू, ब्लू कलर का होता है, ब्लू बिट्रल बोलते हैं। और इसको जो लोकल लैंग्वेज है पूछ लेना अपने घर वालों से, ब्लू बिट्रल बोलते हैं उसको, मंगवा लेना। तो जैसे इसको आप हार्ड जो भी सरफेस है, मेटल की सरफेस है या जो तवा वगैरह है, वट जो भी आप चाहो, तो उसको गर्म करते हो। तो गर्म करने पर होता है CuSO4 5H2O। जब इसको हीट करोगे तो CuSO4 तो बच जाएगा और पानी है वो इवेपोरेट होकर चला जाएगा। अब इसका जो कलर ब्लू था, ब्लू से ये कलर हो जाएगा व्हाइट, करके देख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल हैं दे गेट इवेपोरेटेड एंड वी गेट द ड्राई सॉल्ट, हम ड्राई सॉल्ट मिलेगा। इस एक्टिविटी से ये आपका प्रूव होता है कि जो सॉल्ट होते हैं वो सच में ड्राई नहीं होते हैं, वो दिखते ड्राई हैं, बट दे स्टिल दे कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सो इट क्या है ये, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। कि किसी सॉल्ट के फॉर्मूले के पीछे, उसकी पूंछ के पीछे कुछ वाटर मॉलिक्यूल चिपके होते हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताइए मुझे वॉशिंग सोडा में, तो अब क्या लिख दोगे, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम में पूछे तो क्या लिख दोगे, हाफ वाटर ऑफ, सॉरी 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पूछे तो हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ब्लू विट्रल में पूछे तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, इप्सम साल्ट में पूछे तो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, सो व्हाट डज 10 वाटर मॉलिक्यूल सिग्निफाइज इन दिस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने कि 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या सिग्निफाई कर रहे हैं वॉशिंग सोडा के फॉर्म में। तो मैंने बता दिया 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। ठीक है, नाउ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू अटैच्ड एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ कैन यू गेट द हाफ वाटर मॉलिक्यूल। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लो भाई, जो कौन था, प्लास्टर ऑफ, जैसे रुक गया,
ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। कह रहा है इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है। अब प्रैक्टिकली सोचो तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, पानी का एक ही मॉलिक्यूल होगा। तो ये हाफ का मीनिंग क्या है सॉरी, हाफ का मीनिंग देखो, अगर पूरे फॉर्मूले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो CaSO4 हाफ H2, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या बन जाएगा 2CaSO4, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा H2O। अब ध्यान से देखना इसको, H2O CaSO4 और एक CaSO4 इधर लिख लो, तो 2 CaSO4 ने एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। तो इस हाफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 कैल्शियम सल्फेट salts, 2 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैल्शियम सल्फेट। तो ये हाफ का मतलब है ये है। सो थैंक यू, यूनिट कंप्लीट हो गई है, पढ़ते रहें। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था, साइंटिफिकली सोचा करो चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को इलेबोरेट करा करो, जितना हो सके आप सोचा करो, जितना सोचोगे उतनी ही क्रिटिकल थिंकिंग होगी, उतने ही आप गेन कर पाओगे, उतना ही अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाओगे। और पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती, नंबर लाने के लिए होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो गुड लक।